वीडियो सीरीज के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो भारत के संविधान के विषय में पढ़ रहे थे और इसमें हमने ये समझ रहा था कि सेंटर स्टेट के बीच रिलेशन किस तरीके से होता है, संघ एवं राज्य के बीच रिश्ते किस तरीके से होता है। क्योंकि भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है जहाँ पे सरकार के दो रूप देखने को मिलता है। एक तो अखिल भारतीय स्तर का सरकार या पूरे देश का सरकार जिसको हम कहते हैं उसको कहते हैं यूनियन गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट या संघीय सरकार कहते हैं। और एक सभी प्रांतों का जो सरकार होता है, जो सभी स्टेट का सरकार होता है, उसको कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट। इन दोनों सरकार के बीच एक रिश्ते होते हैं, एक संबंध होता है। उसी संबंध के विषय में हम पढ़ रहे थे। इस दौरान हमने देखा था कि जब हम सेंटर स्टेट रिलेशन को पढ़ते हैं तो मुख्य रूप से तीन तरह के संबंध को हमें पढ़ना होता है, जिनमें सबसे पहला संबंध कौन सा था? विधायी संबंध, यानी कि लेजिस्लेचर पावर। लेजिस्लेचर पावर का मतलब हो गया कि सेंटर कहां तक किसी विषय पर कानून बना सकता है और राज्य के पास कितने सीमा तक किसी विषय पर कानून बनाने की अधिकार है। इस चीज को कहते हैं विधायी संबंध। इसके बाद हमने पढ़ा था प्रशासनिक संबंध, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन में हमें पढ़ना होता है कार्यपालिका के विषय में, और उसकी जो न्यायपालिका जिस तरीके से काम करता है उसको पढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन के अंतर्गत। सेंटर स्टेट रिलेशन में जब भी हम प्रशासनिक संबंध के विषय में पढ़ते हैं या फिर विधायी संबंध के विषय में पढ़ते हैं तो इसको समझते हैं हम संविधान का जो भाग 11 है, पार्ट 11 है, उसमें। पर जब हम वित्तीय संबंध की बात करते हैं, फाइनेंशियल रिलेशन की बात करते हैं सेंटर और स्टेट के बीच, तब हमको पढ़ना होता है इसको संविधान के भाग 12 में, जो हमारे संविधान का भाग 12 है उसमें। तो आइए समझते हैं सेंटर और स्टेट के बीच वित्तीय संबंध किस तरीके से होता है। तो देखिए, जो सेंटर और स्टेट के बीच रिलेशन होता है उनमें जो वित्तीय संबंध होता है, फाइनेंशियल रिलेशन होता है, इसको हमको पढ़ना होता है संविधान के भाग 12 में, फाइनेंशियल रिलेशन। फाइनेंशियल रिलेशन के बारे में किसमें पढ़ते हैं? पार्ट 12, जो संविधान का भाग 12 है उसमें हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल रिलेशन के बारे में, वित्तीय संबंध के विषय में पढ़ते हैं पार्ट 12 में। तो जो वित्तीय संबंध है, वित्तीय संबंध का क्या मतलब हो गया कि पैसा से संबंधित, क्योंकि संसाधन तो देश का होता है और संसाधन के खनन करने का अधिकार या संसाधन पर किसका हक होगा, सेंटर का हक होगा या स्टेट का हक होगा, इस तरह की चीजों को हमें पढ़ना होता है सेंटर स्टेट रिलेशन के अंतर्गत। अगर हम सेंटर स्टेट रिलेशन की बात करें तो पार्ट 12 में, भाग 12 में पढ़ना होता है। और आर्टिकल की बात करें कि कहां से कहां तक के आर्टिकल का संबंध होता है सेंटर स्टेट रिलेशन के बीच, तो इसका संबंध होता है आर्टिकल 268 से लेकर के आर्टिकल 293 तक के बीच का जो संबंध होता है ये होता है किसमें? सेंटर स्टेट रिलेशन पर। अब देखिए, जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन है इनमें वैसे कई तरह की चीजों को पढ़ना होता है कि रिसोर्सेस पर किसका अधिकार होगा। जैसे देखिए, किसी भी राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कोई रिसोर्सेस अगर मिल गया, कोयला मिल गया या पेट्रोलियम मिल गया, जैसे मान के चलिए कि महाराष्ट्र के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी विभाग में पेट्रोलियम मिल गया, तो उस पेट्रोलियम संसाधन पर किसका अधिकार होना चाहिए? अगर वो राज्य क्षेत्र के अंतर्गत मिला है तो राज्य सरकार का अधिकार होना चाहिए, उनके दोहन का अधिकार राज्य को होना चाहिए, उससे जो पैसा होगा, जो आर्थिक लाभ मिलेगा वो निश्चित रूप से राज्य को मिलना चाहिए। पर ऐसा नहीं है, भारत एक संघीय व्यवस्था है और संघीय व्यवस्था में अगर कोई एक संसाधन किसी एक राज्य में है तो वो उस राज्य का संसाधन ना होकर के सेंटर का संसाधन होता है। सेंटर उस संसाधन का दोहन करेगा, तभी जाकर के वो संसाधन पूरे देश में उस संसाधन का लाभ पूरे देश के अलग अलग भागों के लोगों को मिलेगा, अलग अलग राज्यों के लोगों को मिलेगा।
तो सेंटर स्टेट रिलेशन में सबसे पहले हमें जिस चीज के बारे में पढ़ना होता है वो है कि टैक्स का वितरण किस तरीके से होता है स्टेट में और राज्य में, क्योंकि टैक्स कलेक्शन होने के बाद कहाँ पहुंचता है, सेंटर के पास पहुंचता है, संघ के पास पहुंचता है, और संघ फिर सभी राज्यों को वितरण करते हैं। तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन में सबसे पहले टैक्स के वितरण के विषय में हमको समझना है। टैक्स का बंटवारा, टैक्स का बंटवारा। देखिए, जब टैक्स का बंटवारा का बात होता है तो इनमें एक संस्था के विषय में पढ़ना पड़ता है जिसको हम कहते हैं वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, इसकी चर्चा किया गया है आर्टिकल 280 में। संविधान का जो आर्टिकल 280 है उसमें फाइनेंस कमीशन के विषय में चर्चा किया गया है, वित्त आयोग के विषय में चर्चा किया गया है। वित्त आयोग का कार्य क्या होता है? अगर इसके हम कार्य की बात करें कि वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है कि सेंटर यानी कि केंद्र एवं राज्य के बीच टैक्स का वितरण, टैक्स का वितरण, सेंटर और स्टेट के बीच टैक्स को जो वितरण करने वाली संस्था होता है, इस संस्था को क्या कहते हैं? इस संस्था को कहते हैं वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन। और फाइनेंस कमीशन ही संघ के पास जो भी टैक्स का राशि आता है उसको वितरण करने का काम करता है। देखिए, ये जो फाइनेंस कमीशन होता है ये 4 सदस्य होता है। इसमें होता है 4 सदस्य और एक अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष होता है। और ये जो अध्यक्ष होते हैं ये अर्थशास्त्र के जानकार व्यक्ति होते हैं, अर्थशास्त्र के जानकार। तो सेंटर स्टेट रिलेशन में जो है एक महत्वपूर्ण रिलेशन होता है फाइनेंशियल रिलेशन यानी कि वित्तीय संबंध। इसमें हमें पढ़ना होता है कि संसद और संघ और राज्य के बीच जो संसाधन है उसका वितरण किस तरीके से होता है। इनमें हमने समझने का प्रयास किया कि टैक्स का वितरण किस तरीके से होता है। तो टैक्स को वितरण करने के लिए एक संवैधानिक संस्था है जिसको कहते हैं वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, और इसके विषय में चर्चा किया गया है किसमें? हमारे संविधान के आर्टिकल 11 में। तो पार्ट 12 जो है सेंटर स्टेट रिलेशन के बीच, इसमें सेंटर और स्टेट के बीच वित्तीय संबंध के बारे में कहा गया है। जो ये 4 सदस्यीय संस्था है ये कहता है कि स्टेट को टैक्स का कितना शेयर जाना चाहिए, तो 42%, और बाकी किसके पास जाता है? तो बाकी जाता है यूनियन के पास। सेंटर स्टेट रिलेशन में बहुत सारा आर्टिकल है, पर जो मेन आर्टिकल है जिसको समझना बहुत जरूरी था वो था वित्त आयोग। वित्त आयोग एक संस्था है जिसमें 4 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं, और जो व्यक्ति अध्यक्ष होते हैं फाइनेंस कमीशन के, वित्त आयोग के, वो अर्थशास्त्र के जानकार होते हैं। और अगर हम वित्त आयोग के कार्य के बारे में समझे कि वित्त आयोग का कार्य क्या होता है, तो वित्त आयोग का मेन काम यही होता है कि सेंटर और स्टेट के बीच फाइनेंस का किस तरीके से बंटवारा होगा, और फाइनेंस में भी टैक्स का, क्योंकि टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब से जीएसटी आया है तब से भारत में एकीकृत टैक्सेशन सिस्टम हो गया है, एकीकृत कर व्यवस्था हो गया है। तो ऐसे स्थिति में टैक्स का वितरण करना राज्यों के साथ जरूरी हो जाता है। तो इनमें 42% टैक्स में हिस्सा मिलता है राज्य को, और बाकी हिस्सा किसको मिलता है? तो बाकी हिस्सा दिया जाता है संघ को। और राज्य समय समय पर अगर जरूरी पड़े तो अनुदान की मांग कर सकता है, राज्य अनुदान की मांग कर सकता है। और अगर हम अनुदान के बारे में समझे कि अनुदान की मांग करना राज्य के किस आर्टिकल से संबंधित है, तो ये संबंधित है आर्टिकल 275 से। अनुच्छेद 275 के प्रयोग करके राज्य समय समय पे जरूरी पड़ने पर संघ से क्या कर सकता है कि टैक्स की मांग कर सकता है, टैक्स की डिमांड कर सकता है। तो ये था सेंटर स्टेट रिलेशन में वित्तीय संबंध, फाइनेंशियल संबंध, जिसके विषय में किसमें चर्चा किया गया है?
तो हमारे संविधान के पार्ट 12 में चर्चा किया गया है, भाग 12 में चर्चा किया गया है। और अगर हम ये देखें कि सेंटर स्टेट रिलेशन में जिन चीजों को समझना होता है वो क्यों जरूरी है, क्योंकि भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है, यूनियन नेचर है भारत के लोकतंत्र का। तो ऐसे स्थिति में सेंटर और स्टेट के बीच संबंध सही होना जरूरी है। सेंटर और स्टेट के बीच जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, जब तक एक दूसरे को सही तरीके से मतलब सही तरीके से फंक्शन नहीं करेंगे सेंटर और स्टेट, तब तक देश सही तरीके से नहीं चल सकता है। तो ये था पार्ट 12 जिसमें कि हमने वित्तीय संबंध को समझे। अब हम समझते हैं हमारे संविधान का जो भाग 13 है, पार्ट 13 है, उसके विषय में कि पार्ट 13 में क्या कहा गया है। देखिए पार्ट 13 में कुछ समझने लायक टॉपिक है नहीं, फिर भी अगर हम पार्ट 13 को देखें तो इनमें 2 आर्टिकल आप देख लीजिए। पार्ट 13 भाग 13, अगर इसमें आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल कौन कौन है, इसमें आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा आर्टिकल 301 से लेकर के आर्टिकल 307 के बीच, ये सब आर्टिकल आते हैं किसमें, पार्ट 13 में भाग 13 में। और इसमें सबसे पहले आप समझिए आर्टिकल 301, आर्टिकल 301 इसमें क्या कहा गया है कि भारत में व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता, भारत में व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता, वाणिज्य की स्वतंत्रता, ये किसमें कहा गया है, आर्टिकल 301 में, अनुच्छेद 301 में भारत में व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता के विषय में चर्चा किया गया है। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण आर्टिकल है इस भाग में, वो है आर्टिकल 302। और आर्टिकल 302 में ये कहा गया है कि राष्ट्रीय हित के विषय में, राष्ट्रीय हित के विषय में, राष्ट्रीय हित के विषय में क्या किया जा सकता है कि व्यापार एवं वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, व्यापार एवं वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। प्रतिबंध लगाया जा सकता है व्यापार एवं वाणिज्य के हित में व्यापार एवं वाणिज्य के हित में क्या किया जा सकता है कि प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये किसमें है, ये है हमारे आर्टिकल 302 में, अनुच्छेद 302 में, इसके विषय में कहा गया है कि व्यापार एवं वाणिज्य के हित में प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ये तो पार्ट 13 हो गया, भाग 13 हो गया हमारे संविधान का। अब हम जो समझने की बात है वो है हमारे संविधान का पार्ट 14 यानी कि भाग 14। और हम ये समझेंगे कि भाग 14 में किस चीज के विषय में बात किया गया है। तो आइए अब समझते हैं संविधान के भाग 14 के विषय में। देखिए भाग 14 को समझने से पहले आप एक चीज को समझिए कि हमारे संविधान में कुछ ऐसे संस्था है जिसको कहते हैं संवैधानिक संस्था, संवैधानिक संस्था, संवैधानिक संस्था। और ये संवैधानिक संस्था क्या होते हैं, इसको अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, संवैधानिक संस्था यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। देखिए ये सभी वो संस्था है जिसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया है, जिसके विषय में ऐसे संस्था, ऐसे संस्था इसके बारे में
संविधान में चर्चा किया गया है। चर्चा किया गया है। ऐसे संस्था को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक संस्था। संवैधानिक संस्था क्या होता है? वो संस्था जिसके विषय में कहाँ पर चर्चा किया गया है? हमारे संविधान में चर्चा किया गया है। और इनमें बहुत सारे संस्था आते हैं, जिनमें कि जो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, या स्टेट सर्विस के लिए जो पीसीएस जैसी संस्था है, चुनाव आयोग, संवैधानिक